प्रभु की असीम अनुकंपा है और साथ साथ हमारे जो अपलाइन प्रकाश जी और सीमा जी तथा ग्रेट मेंटर श्याम सर और नीता मैम का यह आशीर्वाद है कि आज मुझे कुछ इस तरह का हेल्थ के ऊपर बोलने का मौका दिया गया ताकि हमारे ग्रुप में इससे कुछ फायदा हो सके। तो मैं इसको देर न करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास दुनिया की सारी संपदाएं आपके पास है। तो मेरा जो टॉपिक है आज वो थायराइड ग्लैंड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड है क्या चीज। तो यह एक मनुष्य में पाया जाने वाला इंडोक्राइन ग्लैंड। मनुष्य में दो प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहते हैं जिससे जो भी सिक्रीशन निकलता है वह डक्ट के द्वारा यानी नली के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड हैं जिनके जो सिक्रीशन होते हैं, मेनली इनके सिक्रीशन हार्मोन्स होते हैं। यह डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज कर जाते हैं और ब्लड के माध्यम से अपने टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानें कि थायराइड का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर यह थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में यह थायराइड ग्लैंड पाया कहाँ जाता है। तो मनुष्य के शरीर में थायराइड ग्लैंड जो है यह एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, यानी कि इसमें दो लोब होते हैं। जो नेक रीजन में ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया कहते हैं श्वास नली को, जिससे हम श्वास की गति को लेते हैं, के दोनों ओर यह लोकेटेड होता है। और ट्रेकिया से यह रिक्वायर्ड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का इसका होता है, यानी कि यह देखने में कैसा लगता है और इनमें किस किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और जिन सेलों से इसमें जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। तो यह देखने में मेनली बटरफ्लाई की तरह लगता है, बटरफ्लाई शेप में होता है। और थायराइड ग्लैंड का ट्रेकिया के दोनों ओर जो श्वास नली होती है उसके दोनों ओर यह लोब के रूप में पाया जाता है, तथा बीच में एक पतली झिल्ली से जुड़ा होता है जिसको इस्थमस कहते हैं। और सेल्स के में थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम थायराइड फॉलिकल कहते हैं। और यह इसके शेप जो होते हैं वह स्फेरिकल होते हैं, और इसमें अधिक से अधिक संख्या में क्वाइडल सेल पाए जाते हैं, बड़े और क्यूबाइडल सेल पाए जाते हैं। यह फॉलिकुलर सेल जो होते हैं वह इंडोडर्म से निकलते हैं, तथा इन्हीं से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि हार्मोन्स क्या चीज होता है। तो हार्मोन शरीर से निकलने वाला एक केमिकल मैसेंजर जो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ टिश्यू और ऑर्गन तक जाता है, और यह शरीर में धीरे धीरे लगातार कार्य करता रहता है। और बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी, शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब हम जानना चाहेंगे कि थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड हमारे फूड से प्राप्त आयोडीन का यूज करके थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कराता है। यानी कि जो भी फूड हम लोग लेते हैं भोजन के रूप में, उन्हीं फूड से यह आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, और इसके बाद आयोडीन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और मेनली इससे तीन तरह का हार्मोन्स निकलते हैं, T3, T4। T3 को कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 को कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। यह हार्मोन थायराइड में स्टोर रहते हैं। ये दोनों हार्मोन जो निकलते हैं शरीर से, ये कहाँ स्टोर रहते हैं? थायराइड ग्लैंड में ही स्टोर रहते हैं। और यह ब्रेन में पाए जाने वाले हाइपोथैलेमस, यानी कि हम लोग का जो ब्रेन होता है उसमें एक कैविटी होती है जिसको पारास्पेनोइड बोन से वो ढका होता है। उस कैविटी को हम लोग सीला टर्सिका कहते हैं। इस सीला टर्सिका में एक ग्लैंड पाया जाता है हाइपोथैलेमस,
और उसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, इनको यही ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इनको कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे कि हमारा थायराइड काम कैसे करता है। तो यह एक मुख्य हार्मोन ग्लैंड है, यानी कि इस थायराइड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट को शरीर में रेगुलेट करता है। यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं हमारे शरीर में, उनको यह रेगुलेट करता है। और बच्चा जो है, अगर चाइल्डहुड से लेके और अगले डेवलपमेंट तक, उसमें जितने भी ग्रोथ होते हैं या उनमें मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसको भी रेगुलेट करता है। आयोडीन इनके हार्मोन T3 और T4 को बनाने में सहायक होता है। हमारे शरीर में आयोडीन को बनाने में, हमारा शरीर जो होता है उसमें आयोडीन कहीं से बनता नहीं है। यह मेनली हमारे डाइट से ही प्राप्त होता है। जो भी डाइट हम लेते हैं उसी से बहुत माइन्यूट मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है। कभी कभी हमारे शरीर में अधिक T3 और T4 की आवश्यकता होती है और कभी कभी कम, यानी कि T3 और T4 की आवश्यकता बहुत मिनिमम होती है। अधिक अवस्था को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर कम की अवस्था होती है, यानी कि कम आवश्यकता पड़ती है, तो उसको अधिक अगर होती है तो उसको हाइपर कहते हैं। दो टर्म आता है, हाइपर और हाइपो। हाइपर मीन्स होता है अधिक और हाइपो मीन्स होता है कम। यानी कि अगर T3 और T4 की आवश्यकता अधिक होती है तो दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर लेस मात्रा में अगर आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। यह साथ साथ यह बॉडी में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है, यह बॉडी में जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं, और प्रोटीन सारे सेल्स में, क्योंकि प्रोटीन जो है हम लोग के सेल का बिल्डिंग मटेरियल है, तो यह पूरे सेल्स में पहुंचाने का भी काम करता है। T3 और T4 के अलावे थायराइड से एक तीसरा हार्मोन निकलता है जिसको कैल्सिटोनिन कहते हैं, जो सी सेल से निकलते हैं, और यह कैल्शियम तथा बोन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगर इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। इसके द्वारा कैल्शियम धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त होने लगता है, और बोन में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, और हमारा बोन जो होता है काफी कमजोर हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि थायराइड के कॉज क्या है, यानी कि इससे कारण क्या है। तो भोजन में आयोडीन की कम या अधिक मात्रा थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करती है। यानी कि जब भी हम लोग कुछ अगर आयोडीन की मात्रा कम या अधिक लेते हैं, तो हमारे ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं यह इफेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि यह अपना हार्मोन का सिक्रेशन अधिक या कम करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ यह हेरिडिटरी भी है। इट मीन्स कि यह वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होता है। अगर फैमिली में हमारे एंसेस्टर को अगर है, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है, मे बी। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि हमारे फंक्शन क्या है, जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो उनके फंक्शन क्या है। तो थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो सिक्रीशन का होता है, वह मेनली क्या करता है कि हमारे बॉडी के फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म मतलब कि उसके पचने और उसके एब्जॉर्प्शन, यानी कि इनटेक से लेके और उसके इजेक्शन तक, यानी कि शरीर से बाहर निकलने तक, उसके वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकलने तक यह क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। साथ साथ ब्लड में शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का नेचर है कि ब्लड शुगर को, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या बैड फैटी एसिड होता है, उनको, और फॉस्फोलिपिड को की मात्रा को भी धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है। तीसरा है कि यह बोन, मसल्स, सेक्सुअल और मेंटल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। यानी कि शरीर के जो बोन होते हैं, जो कि हमारा फ्रेमवर्क है, मसल्स जो मांसपेशियां होती है, जिनके द्वारा हम कोई भी काम करने में ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, साथ साथ सेक्सुअल डिजॉर्डर जो होते हैं
उनको, और बॉडी के मेंटल ग्रोथ को, शरीर में जो मेंटल ग्रोथ होता है उनको भी यह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्या है कि यह हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, साथ साथ यह ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। फीमेल में लैक्टेशन और मिल्क ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कि जो लैक्टेशन मदर होती है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, या जो और मिल्क, उनके मिल्क को प्रोड्यूस करने में यह हेल्प करता है। टाइप ऑफ थायराइड, यानी कि थायराइड ग्लैंड में क्या क्या कितने टाइप के होते हैं। तो मोर एक्टिव थायराइड ग्लैंड को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और लेस एक्टिव थायराइड ग्लैंड को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम है, यानी कि अगर आपको आपके शरीर में अधिक से अधिक थायरोक्सिन का स्राव हो रहा है, यानी कि सिक्रीशन हो रहा है, तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पहला लक्षण है कि इससे ग्वाइटर डिजीज होता है। ग्वाइटर कहते हैं घेगा रोग, यानी कि जो हमारा नेक रीजन है वह स्वेल कर जाता है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे एक रोग हो जाता है जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें T3 और T4 का सिक्रेशन अधिक होने लगता है, जिससे बॉडी एनर्जी को अधिक उपयोग करने लगता है। साथ साथ मेल की अपेक्षा या फीमेल में अधिक होता है। यह समस्या जो मेल में, मेल की अपेक्षा फीमेल में अधिक होती है। इससे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक रेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके निम्नलिखित सिम्टम है। जैसे पहला सिम्टम क्या है कि मनुष्य को, यानी कि जो भी व्यक्ति थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म से सफर करता है उसमें घबराहट हो जाती है। छोटे छोटे बातों में वो घबरा जाता है, साथ साथ चिड़चिड़ापन आ जाता है। छोटे छोटे बातों में वह गुस्सा करने लगता है या उसे पसंद नहीं आती बात। साथ साथ उसे अधिक पसीना आने लगता है। स्वेटिंग की प्रॉब्लम उसको हो जाती है। हाथ हाथ का कांपना, यानी कि हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं। नेक्स्ट है बालों का पतला होना और झड़ना, यानी कि उसके बाल जो होते हैं वह पतले होते जाते हैं धीरे धीरे, और अंततः क्या हो जाता है कि झड़ना शुरू कर जाते हैं। अनिद्रा, यानी कि उनको नींद की कमी हो जाती है, प्रॉपर नींद उनको नहीं आता है, जबकि एक हेल्दी पर्सन को एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पर डे सोना चाहिए। भूख तो उन्हें बहुत लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा खाने के बाद भी उनका वजन धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। फीमेल जो होती हैं उनमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वह 28 डेज का होता है, उसमें वह कभी अधिक हो जाता है या कभी कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम तेजी से खत्म होने लगता है और बोन काफी कमजोर हो जाता है। यदि थायरोक्सिन का कम सिक्रीशन अगर शरीर में हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। लेस एक्टिव ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके सिम्टम क्या है, स्लो हार्ट बीट होते हैं, यानी कि हार्ट बीट जो है इसके नॉर्मल हार्ट बीट जो मनुष्य का, एक हेल्दी पर्सन का 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट होनी चाहिए, तो उसके लेस हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ऑलवेज टायर्ड, वो हमेशा थोड़ा सा भी काम अगर करता है तो टायर्डनेस महसूस करता है, यानी कि वह उसमें हमेशा थकान बनी रहती है। नेक्स्ट है कि वह डिप्रेस्ड रहता है, यानी कि हर बात में वह लगता है कि उसे कोई चीज, किसी बात से उसको मतलब नहीं होती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जनरली। साथ ही उसमें जो ठंड होते हैं, कोल्ड का फीलिंग काफी होता है, और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाते हैं वह स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट है नाखूनों का पतला होना, यानी कि उनके नाखून जो होते हैं वह पतले हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। पसीना भी उन्हें कम आता है। जिन्हें थायरोक्सिन की कमी हो जाती है उन्हें पसीना भी कम आता है। उनका त्वचा जो है, स्किन जो होता है वह ड्राई हो जाता है और उसमें इरिटेशन होने लगता है, यानी खुजली होने लगती है। नेक्स्ट है जॉइंट पेन और मांसपेशियों में अकड़न होता है। जॉइंट में पेन होते हैं, जितना जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ पर पेन होने शुरू हो जाता है, और जो उनके मसल्स होते हैं वह उसमें अकड़न आने लगती है, जिससे उसे कोई भी स्टिफनेस आ जाता है, जो काम करने में उनको दिक्कत होती है। बालों का अधिक झड़ना,
यानी कि जो उनके बाल होते हैं वह अधिक झड़ना शुरू कर जाते हैं। साथ साथ उनमें कब्ज भी रहता है, कब्ज रहता है, और आंखों के नीचे जो है सूजन हो जाता है। बार बार भूलने की आदत हो जाती है। किसी चीज को भी उन्हें याद करते हैं लेकिन वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या यह सही है या गलत, यानी कि हमेशा वो कंफ्यूजन उनको में बना रहता है। और जो लेडीज में क्या होता है कि जो 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वह 40 या इससे अधिक का भी हो सकता है। अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, उसमें उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है अबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि उनका ड्यूरेशन जो होता है वह लंबा हो जाता है। चेहरे और आंखों में सूजन हो जाता है। जो फेस होते हैं और आंख जो होते हैं उसमें सूजन हो जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कि बैड फैटी एसिड होते हैं, उनका बढ़ना आरंभ हो जाता है। और फीमेल में इनफर्टिलिटी आ जाती है, यानी जिन्हें बांझपन कहा जाता है, बांझपन की शिकायत हो जाती है। कॉज ऑफ थायराइड, यानी कि थायराइड होता क्यों है। थायराइड जो है मेनली मनुष्यों में होता क्यों है, तो इसके जो लक्षण हैं वो अधिक तनावपूर्ण जीवन, यानी कि आज का जो जीवन है, और जनरली आजकल जो है, पहले थायराइड की स्थिति बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली तो थायराइड की स्थिति बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है उसका जो लाइफ है वह बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। भोजन में आयोडीन की मात्रा का कम या ज्यादा होना, और हम लोग भोजन में इस तरह के भोजन ले रहे हैं जिसमें कि कभी कभी आयोडीन मिलता भी नहीं है और कभी कभी अधिक मिलता है, तो दोनों कंडीशन में ये थायराइड कॉज करता है। साथ साथ हेरिडिटरी है यह, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि हमारे पूर्वज को अगर हुआ है तो हमें या हमारे आने वाले जो है उनको भी हो सकता है। प्रेगनेंसी पीरियड में एबनॉर्मल सिक्रीशन भी थायराइड हार्मोन का होता है, जिसकी वजह से थायराइड की शिकायत हो जाती है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस पीरियड में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन अधिक या कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी थायराइड का शिकायत हो जाती है। भोजन में, फूड में हम लोग अधिक सोया प्रोडक्ट, यानी कि जो सोया से बना हुआ प्रोडक्ट जो होता है, अगर हम अधिक लेते हैं, यानी कि प्रोटीन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है बॉडी में किसी भी कारण से, क्योंकि सोया जो है मेनली प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन उसमें पाया जाता है, और उसकी मात्रा अगर जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उससे अधिक हो जाती है तो हमें यह डिजीज होने का संभावना होती है। इससे मेनली जो है कुछ डिजीज होते हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। हर्शोमोटो डिजीज, इसमें होता क्या है कि थायराइड का कोई भी पार्ट जो होता है वह इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। दूसरा है थायरो थायरोआइडिटिस, इसमें थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है, और यह स्वेलिंग कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, जब प्रेगनेंसी होती है उस पीरियड में यह डिजीज होते हैं। तीसरा होता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ता है कि यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट, यानी कि आयोडाइज साल्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविस डिजीज, इसमें क्या होता है कि ऐसे एंटीबॉडी शरीर में बन जाते हैं, रिलीज होता है, जो टीएसएच को बढ़ाता है। टीएसएच क्या है, टीएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको टीएसएच कहते हैं, जो थायराइड के हार्मोन के अधिक सिक्रीशन को वह स्टिमुलेट करता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि वह हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर, जिसमें गले में जो गला का जो रीजन होता है वह स्वेल कर जाता है और घेगा हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ B12, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर B12 की डिफिशियंसी अगर हमारे शरीर में होती है तो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो मेनली जो है एलोपैथ ट्रीटमेंट में सिर्फ एक ही दवा इसकी पाई जाती है, जो थायरोक्सिन टैबलेट। अगर आप अगर थायराइड से सफ़र कर रहे हैं और किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो आपको एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, थायरोक्सिन, और उसमें अलग अलग जो है पोटेंसी के टैबलेट होते हैं जो आपके थायराइड के, यानी कि अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म अधिक है तो वो पोटेंसी अधिक बढ़ा देता है, कम है तो कम बढ़ाता है।
लेकिन इसके साथ साथ जो है हम इसका इलाज जो है घरेलू उपचार के रूप में भी, या जो हर्बल प्रोडक्ट है उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे हम अश्वगंधा को लेके इसका उपचार कर सकते हैं। मुलेठी जो होता है, मुलेठी को भी लेके इसका उपचार किया जा सकता है। साथ साथ जो तुलसी होते हैं, तुलसी से भी इसका उपचार किया जा सकता है। और जो हरी धनिया होती है, यानी जो ग्रीन जो धनिया होते हैं, उनसे भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण जो होता है, उससे भी हम इसका उपचार किया जा सकता है। साथ साथ जो हल्दी और दूध, यानी कि दूध में हल्दी का मिश्रण करके अगर हम पीते हैं, तो इससे भी थायराइड का उपचार हो किया जा सकता है। साथ साथ लौकी जो होते हैं, जो जनरली मार्केट में पाए जाते हैं, लौकी का उपयोग करके या लौकी का जूस भी पिया जा सकता है इसके लिए। इससे भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साथ काली मिर्च, जो काली मिर्च पाई जाती है, जो हम लोग स्पाइस में मसाले के रूप में उसका उपयोग करते हैं, इसे भी खाने से इसका उपचार हो जाता है। इनके अलावे हम अपने जो फूड हैबिट है उसको चेंज करके, और साथ साथ जो हमारा लाइफ स्टाइल, उसको भी चेंज करके हम इसके ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको डायरेक्टली कहते हैं कि यह क्यूरेबल नहीं है, या आपको कंट्रोल हो सकता है, लेकिन क्योर नहीं हो सकता है। लेकिन न्यूट्रलाइट के कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट हैं, जिनको अगर आप रेगुलर लेते हैं, तो आप यह जो थायराइड है, इसको प्रिवेंट ही नहीं, आप क्योर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो डाइटरी सप्लीमेंट है, इसके कुछ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक सप्लीमेंट को लेने से आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं होगा। तो इसके कुछ कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन को अगर हम रेगुलर लेते हैं, यानी कि हम अगर थायराइड से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपके डिजीज को कंट्रोल करेगा और या क्योर करेगा। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं सफ़र कर रहे हैं, तो आपको वो प्रिवेंट करेगा, यानी कि आपको कभी भी थायराइड होने की संभावना नहीं रहेगी। तो उसके लिए कुछ जो चार्ट है जो हम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेचुरल बी, नेचुरल बी जो न्यूट्रीलाइट का वर्ल्ड का नंबर 1 सप्लीमेंट है, जिसको पर डे 4 टैबलेट, यानी कि हर 4 आवर्स पर आप उसको लेके, और आप इसको कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। दूसरा है अश्वगंधा, जो न्यूट्रीलाइट का हर्बल प्रोडक्ट है, और यह टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है, जिसको पर डे आप 1-2 टैबलेट, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लेके आप इसको कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। साथ में इसके साथ कैल्शियम कैलमैक डी, एक न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट है, जिसको आप लेके पर डे सुबह एक मॉर्निंग एक इवनिंग लेके, इसको आप कंट्रोल ही नहीं, पूरा क्योर कर सकते हैं। साथ में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड, साल्मन ओमेगा, जो न्यूट्रीलाइट का एक प्रोडक्ट है, इसको आप लेते हैं तो यह आपके शरीर में, क्योंकि थायरोक्सिन जो है आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने की क्षमता होती है, जिसको आप पर डे 2 टैबलेट, यानी कि इस सॉफ्टजेल के रूप में पाया जाता है, उसको एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लेते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप इससे क्योर ही नहीं, क्योर हो जाते हैं। साथ में इसमें हम फाइबर को भी ऐड करते हैं। फाइबर एक हमारा एंटी, ये कब्ज जो होते हैं, जो कंस्टिपेशन होते हैं, इनको दूर करने का एक फाइबर है, जिसको हम अपने फूड के साथ मिक्सअप करते हैं, यानी कि ग्लास में या वाटर सोल्यूबल है, जिसको मॉर्निंग और मैंने दोपहर के मील के साथ और रात के डिनर के साथ आप लेके इसको यूज कर सकते हैं। साथ में CFB, कंसंट्रेटेड फ्रूट वेजिटेबल, यह एक ऐसा टैबलेट है जिसमें कि फ्रूट्स के कंसंट्रेशन पाए जाते हैं और वेजिटेबल के कंसंट्रेशन पाए जाते हैं। यह एक हायर एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, और साथ साथ इसको जब आप एक मॉर्निंग और एक इवनिंग लेते हैं, तो यह आपको
थायराइड में भी काम करता है, यानी कि थायराइड को क्यूरेबल करने में यह हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो आपका डाइटरी सप्लीमेंट है, नेक्स्ट और लास्ट जो है वह डेली है। डेली आप 1 टैबलेट, यह डेली जो है कंटेन करता है 11 विटामिन्स और 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स को, यानी कि इसमें 13 विटामिन पाए जाते हैं और 11 मिनरल्स पाए जाते हैं। इनको पर डे आप 1 लेते हैं तो यह आपके थायराइड को कंट्रोल ही नहीं, क्योर भी कर सकता है। लेकिन इसे रेगुलर 3 से 6 महीना आपको लेना पड़ेगा, तब जाके। अब डिसीजन आपका है कि आप अपना स्वस्थ, आपके शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं या फिर क्लिनिक का चक्कर लगाना चाहते हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप न्यूट्रीलाइट के, जो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, इसे आप यूज करके अपने हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। इससे कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी आप प्रिवेंट करके अपने को काफ़ी हद तक अच्छा रह सकते हैं। थैंक यू। अगर आपकी कोई इस बीमारी के प्रति कोई क्वेरी हो या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर। दोस्तों, आज इस जूम सेशन में हम लोग थायराइड हेल्थ के बारे में जानकारी कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, और इसको जाने माने एवं मशहूर डॉक्टर शशिरंजन गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने काफी सुंदर और सरल शब्दों में इसे बताया, जिससे मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे से हम इसके लक्षण को, बचाव को, प्रिवेंशन को, सप्लीमेंट को यूज करके और खुद को और अपने पूरी फैमिली को इस डिजीज से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। तो इस सब के लिए पूरी टीम की तरफ से हम डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जी।